आपने केसेस भरवाए, 3 एफआईआर आज एनसीबी के लोगों पे हुई है। उसमें ओमी कलानी, कमलेश निकम और भी कुछ उनके कार्यकर्ता थे। तो ये कहीं ऐसे नहीं दिख रहा कि ये सीधा सीधा आपने अपने जो गॉडफादर, जो उन्होंने कहा कि आपके गॉडफादर है रविंद्र चौहान साहब, उसके सहयोग से और सत्ता का पावर लगा के Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. एक और बार आए हैं राजेश वद्रा जी के पास में। कल हमने कमलेश निकम जी का इंटरव्यू किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए राजेश वद्रा जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि राजेश जी आप बिन पानी के लोटे हैं और बार बार आप अपना गॉडफादर, यानी उन्होंने बाप का शब्द कहा, उसको अगर हम इंग्लिश में निवारण करेंगे तो गॉडफादर, सबसे पहले पप्पू कालानी, उसके बाद में नंद जेठानी जी, उसके बाद में महेश मारवाड़ी और अभी रविंद्र चौहान, मंत्री रविंद्र चौहान। देखिए, ये मैं हमेशा कहते आया हूँ कि मेरे राजनीतिज्ञ गुरु, राजनीति में गुरु वो हैं श्री पप्पू कालानी। वो बदल नहीं सकता हूँ। वो एक बार उनको जब भी मैंने मन से गुरु मान लिया है तो मान लिया है। नंद जेठानी और महेश अग्रवाल जी मेरे मेंटर हैं। मैंने बिज़नेस के गुण उनसे सीखे हैं। उनके साथ में मैंने जो भी बिज़नेस किए हैं उनसे बहुत सारी बातें, किस तरह से बिज़नेस डीलिंग की जाती है और बिज़नेसमैन का चरित्र क्या होता है और किस तरह से व्यापार किया जाना चाहिए, और साथ में सोशल वर्क से भी जुड़ी बातें उनसे मैंने जानी है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य देश रचना का होना चाहिए। हम अपने विकास के साथ में किस तरह उन कमाए हुए पैसों से रोज़गार निर्मित करें, दूसरों को रोज़गार दें और साथ में चैरिटी करते हुए कुछ भले काम करें। ऐसी बातें मैं उनसे सीखा हूँ। वो मेरे मेंटर हैं। और उसके बाद कौन सा नाम लिया आपने? रविंद्र चौहान जी का, मंत्री रविंद्र चौहान। इनको मालूम नहीं है कि रविंद्र चौहान जी से मेरा नाता बहुत पुराना है। रविंद्र चौहान जी जब भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का, मैं उस समय मनोनीत नगर सेवक था उल्लासनगर महानगर पालिका में। परिस्थितियाँ ऐसी हुई, कुछ ऐसे बातें हुई जैसे उनकी और मेरी काफ़ी मुलाकातें हुई और उनमें जो मैंने बातें सीखी वो ये है कि वो कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, कभी पीछे मुड़ते नहीं हैं, कभी पीछे हटते नहीं हैं। कितना भी मुश्किलों का दौर आ जाए तो उन मुश्किलों का डटकर मुकाबला करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आने के बाद मेरा और उनका ताल्लुक़ और बहुत गहरा हो गया। एक नज़दीकपन आ गया। नज़दीक में उनके आने के बाद में मैंने उनसे संगठन कैसे बनाया जाता है, संगठन को कैसे चलाया जाता है, कार्यकर्ता कैसे जोड़े जाते हैं, वो मैंने उनसे सीखा है। अष्टावक्र की बात मुझे याद आती है। उन्होंने कई गुरु किए। एक गुरु से हमारा जीवन नहीं होता है। मैं आध्यात्मिक आदमी भी हूँ, मेरे आध्यात्मिक के भी गुरु हैं। तो मैंने हर फील्ड में जिन जिन लोगों से मिला हूँ उनसे जो जो अच्छी बातें मुझे मिली हैं मैं वो अपनाते गया हूँ, मैं उनसे सीखते गया हूँ। इस तरह वो भी मेरे राजनीति के गुरु हैं। और साथ में एक जैसे पार्टी कैसे
बनाते हैं, कार्यकर्ताओं से कैसे काम करते हैं, कार्यकर्ता करके कैसे पार्टी में काम किया जाता है, ज़मीन से जुड़ के कैसे काम किया जाता है। अभी अभी उन्होंने कल्याण प्रवास, जो कल्याण लोकसभा प्रवास का जो कार्यक्रम हुआ है, उसमें मुझे उल्लासनगर 141 का संयोजक बनाया है। उस समय पे भी हमने अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ का हमारा जो प्रवास रहा 3 दिनों का, वो बहुत अच्छा रहा। इससे पहले पार्टी के कई मीटिंग्स हुए, वहाँ की तैयारियाँ हमने की। तो मैंने हर व्यक्ति से, जो व्यक्ति के मैं टच में आया हूँ, मैंने उनसे कुछ ना कुछ सीखा है। अभी आप उसका मतलब क्या निकालते हो वो आपके ऊपर है। अभी देखिए, उन्होंने ऐसा भी कहा कि राजेश वद्रिया जी जल्दी जेल जाएंगे। ये मुझे वो लग रहा है कि जो अभी भी हाल ही में ओमी कालानी जी ने कोई टेप वायरल की थी जिसमें आपका आवाज़ था और आपने कुछ 2 लाख रुपए की बातें की किसी अधिकारी के साथ में लेन देन की, क्या सच्चाई है वो? देखिए, सिंधी में एक कहावत है, पहले मैं सिंधी में बताऊंगा फिर उसका हिंदी में मतलब बताऊंगा। सिंधी में चवंदा आहिनि त भाग जे बिना बूंदो न मिलंदो आहे। ठीक है, अभी सिंधी समझने वाले तो सिंधी समझ गए, लेकिन जिनको सिंधी नहीं आती है उनके लिए बताता हूँ। प्योर सिंधी समझ में नहीं। हाँ, मैं सिंधी मीडियम स्कूल पढ़ा हूँ, तो मुझे सिंधी के पहा के कहावतें, और मेरा एक जॉइंट फैमिली थी हमारी, तो उसके वजह से काफ़ी बातें वहाँ भी हमें जो संस्कार मिले हैं। तो असां में सिंधीअ में चवंदा आहिनि बूंडो, उहो बूंडो हीअं थींदो आहे। हाँ, तंहिंजे करे हेठि थो हणां त इहो भी मिलंदो आहे न, ये भी मिलता है ना, किसी को तो भाग्य से मिलता है। आप किसी धर्मात्मा के पास गए, आप किसी संत के पास गए और उसने आपको ऐसा भी कर दिया, तो वो भी मैं समझो अपने आप को मैं भाग्यवान समझूंगा। रही जेल जाने की बात, अगर मेरे ऐसे कर्म होंगे, अगर मेरे खराब कर्म होंगे और भगवान की इच्छा होगी तो मैं जेल जरूर जाऊंगा। वो जो टेप थी, वो उसमें टेप मैंने भी 3 बार वो इंटरव्यू सुना। उस टेप में राजेश जी आपकी आवाज़ स्पष्ट दिख रही थी मुझे भी। देखिए, आवाज़ तो स्पष्ट होती है ना, आवाज़ दबी हुई नहीं होती है। लेकिन वो आवाज़ थी, वो आपको लगता है। लोग, हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने भी 3 बार वो देखिए, लोग अमिताभ बच्चन की भी आवाज़ निकाल देते हैं, दिलीप कुमार की भी आवाज़ निकाल देते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है, ये किसी मिमिक्री आर्टिस्ट से उन्होंने, वो तो जिनका आप नाम ले रहे हो तो स्टार है, आप तो नेता हो। किसी का भी होता है मिमिक्री, किसी की भी होती है। अच्छा, हाँ, सही है। कोई भी, मैं भी किसी की मिमिक्री कर सकता हूँ ना। यानी आपको लग रहा है कि वो मिमिक्री के किसी आर्टिस्ट को बुला के उन्होंने ये आवाज़ प्ले करके और दुनिया को दिखाया है, आपका कहना मतलब वो है? बिल्कुल, एक मिमिक्री आर्टिस्ट से आवाज़ निकाल के, हाँ, मैं ऐसा कर, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बदनामी करने की कोशिश कुछ नहीं होती है। अच्छा, बदनामी की जाती है सीधा? कुछ नहीं होती है बदनामी। हाँ। क्योंकि जनता को मालूम है कि राजेश वद्रिया क्या है, राजेश वद्रिया का चरित्र क्या है, राजेश वद्रिया के कर्म कैसे हैं, राजेश वद्रिया किस तरह का व्यक्ति है, राजेश वद्रिया का बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, बिजनेस बैकग्राउंड क्या है, किन लोगों से वो जुड़ा हुआ है, किन लोगों के साथ वो उठता बैठता है। आज उनको जरूरत नहीं पड़ती थी रविंद्र चौहान का नाम लेने की, और खुद के लिए ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि सीएम साहब मेरे दोस्त हैं, श्रीकांत शिंदे मेरे दोस्त हैं। ये दुनिया को बताने की क्यों जरूरत पड़ी? मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं कहा है कि मेरे कौन कौन दोस्त हैं। लेकिन जो आपने केसेस भरवाए, 3 एफआईआर आज एनसीबी के लोगों पे हुई है, उसमें ओमी कालानी, कमलेश निकम और भी कुछ उनके कार्यकर्ता थे, तो ये कहीं ऐसे नहीं दिख रहा कि ये सीधा सीधा आपने अपने जो गॉडफादर, जो उन्होंने कहा कि आपके गॉडफादर है रविंद्र चौहान साहब, उसके सहयोग से और सत्ता का पावर लगा के आपने उन पर एफआईआर कराई? क्योंकि जो खंडनी की मांग जो आपने की, आपसे मांग हुई खंडनी की 50 लाख रुपए की, वो क्या पुरावा है, किस बेस पर उन्होंने आपसे 50 लाख की? क्योंकि उस पत्र में तो कहीं भी 50 लाख का उल्लेख नहीं था।
तो एक सीधा सीधा दिख रहा है, ऐसे लोगों के बीच में ऐसी धारणा जा रही है कि आज राजेश वद्रिया अपने पावर का वसीला चला रहा है और इस तरह के आरोप और एफआईआर करवा रहा है। पहली बात, पहले आता हूँ, एफआईआर हुई थी कमलेश निकम के ऊपर, जो उन्होंने भगवान बालेराव जी के धर्मपत्नी के बारे में इंडियन राजनीति ग्रुप पे कुछ उपशब्द लिखे और थोड़ी देर के बाद उसको डिलीट किया। उन्होंने बोला मैंने नहीं लिखा कुछ भी, और माफ़ी मांगने भी खुला उन्होंने कल इंकार किया। मैंने इंडियन राजनीति ग्रुप पर वो स्क्रीनशॉट भी भेजा है, आपको भी इस स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, उनका डिलीटेड जो है उस टाइम का, और उसके इमिडिएटली बाद उनके धर्मपत्नी का भाई हाँ। आकाश सोनो ने कालानीमल में घुसा और घुस के उसकी पिटाई की। कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन के लिए सार्वजनिक तौर पर इंडियन राजनीति ग्रुप पर लिखे हुए शब्दों को सहेगा? अगर उसका खून खोलता होगा तो वो जाके खुद उसको पीटेगा, अगर नहीं पीट पाएगा तो अदालत का और पुलिस का रुख करेगा। तो जब भी उनका खून खोला और उन्होंने जाके उसकी पिटाई की, फिर इन लोगों ने मिलकर उन लोगों को बहुत मारा और डंडे से मारा, और मुंह पे यहाँ पर मैंने उसका एमआरआई का रिपोर्ट, सीटी स्कैन का रिपोर्ट पढ़ा है कि उसमें क्लियर लिखा है देयर आर मल्टीपल फ्रैक्चर्स एट द साइनस ऑफ द स्कल्प। फिर स्कल्प है। फिर 300 साल दाखिल क्यों नहीं हुआ जी? 300 साल दाखिल क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये 307 दाखिल करना उनकी दोस्ती काम आई, इस आपका पावर नहीं चला। देखिए, उस समय पे हम भगवान बालेराव जी के पास, प्रदीप रामचंदानी, मैं सुखराम मानी और मैं 3 लोग पहुँचे। वहाँ पर उनको मॉरल सपोर्ट किया। उनका आरपीआई का आठवले गुट और भारतीय जनता पार्टी का एक गठबंधन है, जिसके वजह से आज रामदास आठवले जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। और यहाँ पर आरपीआई आठवले गुट के अध्यक्ष हैं बालेराव जी। इसके लिए हमने मॉरल सपोर्ट में उनके साथ वहाँ पुलिस स्टेशन पे गए। सुनिए पहले मेरी बात, पुलिस में गए तो किसी के सपोर्ट में पुलिस में जाना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि गुनाह उन्होंने किया है और उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पूरी उन्होंने पुलिस में जमा कराई है। और अभी भी पुलिस में तफ्तीश चालू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। बेल मिलने से इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होती है, अभी चार्जशीट जाना बाकी है। उन्होंने तो कहा कि आज तो सत्ता में भी नहीं है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी नहीं। उन्होंने तो सीधा स्पष्ट रूप से कहा कि जो राजेश वद्रिया का जो सपना था मुझे जेल के सलाखों के बीच भेजना, वो तो हुआ ही नहीं, तो लॉकअप से ही मैं बाहर आ गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं दिख रहा है कि वो सत्ता में नहीं है। लेकिन जैसे आपने बताया कि वो कहते हैं कि भाई सीएम साहब मेरे दोस्त है, एमपी साहब मेरे दोस्त है, तो कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती उनको सपोर्ट करने में सक्षम आई, क्योंकि आपके जो कार्यकर्ता है, आपके आरपीआई के जो कार्यकर्ता है, जैसे आपने कहा कि मल्टीपल उनके फ्रैक्चर्स हुए, जो आप बता रहे हैं, आपने खुद एमआरआई की रिपोर्ट पढ़ी, तो उसके आधार पर तो 307 दाखिल होना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कमलेश निकम को पुलिस ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, ऐसे दिख रहा है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। 307 लगाना या 326 लगाना, ये कानून की एक प्रक्रिया है जिसके तहत पुलिस ने वो इन्वेस्टिगेशन किया कि कितनी ग्रीवियस इंजरी होती है, उसके हिसाब से कलम लगता है, और पुलिस ने वही देख के कलम लगाया। हालांकि श्री भगवान बालेराव जी जो अभी कोर्ट में गए हैं, और उनका भी एक एप्लीकेशन वहाँ है कि ये 307 में कन्वर्ट होना चाहिए, वो एप्लीकेशन अभी भी चल रही है, पेंडिंग है। राजेश जी, कोई ऐसा पुरावा 50 लाख खंडनी का जिसके आधार पे आपने शिकायत की, एफआईआर की टीम ओमी कलानी के अध्यक्ष ओमी कलानी के ऊपर? देखिए, उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद कहा कि ज्योति कालानी, भाभी ज्योति कालानी ने मेरी बिल्डिंग की कंप्लेन की थी। ठीक है। दूसरी, महापौर रहते पंचम कालानी ने भी कंप्लेन की, और ओमी कालानी ने एक पत्र देकर मेरे जो बिल्डिंग है सोसाइटी की, उसके
कागज़ मांगे और मेरा पत्र उनसे पहले दिया हुआ था कि थर्ड पार्टी को मेरे पेपर्स ना दिए जाएं। आपने कहा था किसी इंटरव्यू में? हाँ, तो बाद में वहाँ पर हियरिंग हुई, वहाँ पर भाभी ज्योति कालानी आई इनका अथॉरिटी लेटर लेकर। वहाँ पर डिस्कशन के बाद उनको बोल दिया गया नगर रचनाकार के द्वारा कि हम आपको पेपर्स नहीं दे सकते। आमदार को भी नहीं? उस टाइम शायद आमदार थी मैडम? जी नहीं, तब तक वो पूर्व आमदार बन चुकी थी। और किसी को भी एक हमारी जो बिल्डिंग है, मैं आपको बताता हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमने अपने लिए बिल्डिंग बनाई है, ये हमारी बिल्डिंग है। वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है, उनके लॉकर्स हैं, वहाँ पर उन पब्लिक के पैसे रखे हुए हैं और उनके प्लान्स अगर बाहर आते हैं तो उससे हो सकता है कभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी ये पत्र दिया है कि हमारी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाए, क्योंकि कल अगर राबड़ी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन उसका। ये उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी पत्र दिया है। यहाँ पे खंडनी कहाँ से आती है? हाँ, खंडनी कहाँ से आती है? उन्होंने टीम ओमी कालानी की लेटर पेड पर पत्र लिखा दुकानदारों को। परसों पुलिस भी आई थी इन्वेस्टिगेशन करने को, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में गई जिसकी हमें जानकारी नहीं थी। बैंक ऑफ बड़ौदा को भी मैनेजर को ये पत्र मिला है। पत्र में क्या लिखा है कि पहले तो ये बिल्डिंग जो है वो कमर्शियल नहीं बननी चाहिए, रेसिडेंशियल बननी चाहिए। दूसरा, राजेश वद्रा ने फेक फ्रीविलस और डुप्लीकेट पेपर बना के ज़मीन हड़प की है। आज तक ये बिल्डिंग खड़ी है, वो बिल्डिंग इसके लिए खड़ी है क्योंकि मैंने कंप्लेंट नहीं की कभी, मैं किसी कोर्ट में नहीं गया हूँ, मैं हायर अथॉरिटी के पास नहीं गया हूँ। फिर और आगे लिखा है कि अब मैं हायर अथॉरिटी के पास और बॉम्बे हाई कोर्ट में जाऊंगा और आपकी बिल्डिंग टूटेगी, डेमोलिशन होगी, और आप एक उचित निर्णय, एक वाइज डिसीजन लो। वाइज डिसीजन क्या होता है कि आप बिल्डर को प्रेशर करो कि मुझे पैसे दे। उसमें उन्होंने दुकानदारों को लेटर मिलेगा कि आपका बिल्डिंग टूटेगा। उन्होंने करोड़ों रुपए दुकान में, उनकी डेकोरेशन में, उनके रेस्टोरेंट बनाने में लगाए हैं और उसके बाद उनको पत्र मिलेगा कि आपका दुकान मैं तोड़वा दूंगा। तो दुकानदार क्या करेगा? मुझे ही फ़ोन करेगा कि भाई तुमसे दुकान लिया है मैंने, तो उन्होंने वो माहौल पैदा किया कि आपके प्रेशर आए। ये डर का माहौल पैदा करना, पत्र लिखना, ये दिखाता है कि वो मुझसे 50 लाख रुपए की खंडनी मांगना चाहते थे, लेना चाहते थे। तभी उन्होंने अपने बंदे के हाथ से पत्र भेजा जिसने मेरे पुत्र को, मेरे बेटे को मैसेज दिया कि तुम्हारे पापा को मैसेज दो, 50 लाख रुपया ओमी कालानी को पहुंचावे वरना तुम्हारी बिल्डिंग डिमोलिश कर दी जाएगी। अच्छा, ये वर्बली बोला गया 50 लाख के बाद जो खंडनी मांगी गई वो वर्बली मुंह से बोला गया आपके बेटे को? तो आप क्या समझते हैं कि कोई आदमी राइटिंग में लिख के किसी को तार भेजेगा, ईमेल करेगा, लेटर पर लिख के देगा अपनी सही से 50 लाख रुपए दे के जाओ वरना मैं बिल्डिंग तोड़वा दूंगा? नहीं, हमने खंडनी मांगी जाती है छुपकर, बिहाइंड द कर्टेन। और भी पुरावे हमने पुलिस को दिए हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू है, सब सच सामने आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा राजेश जी ने जो आरोप लगे थे राजेश वद्रा जी के ऊपर, उन्होंने एकदम अपनी अच्छी तरह से अपनी स्पष्टीकरण दिया, मीडिया में अपनी सफाई रखी। और ये हम आज रात को ही आपका इंटरव्यू दिखाएंगे और लोगों में बताएंगे। हाँ, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। मेरे पास कुछ लोग आए हैं, हाँ, जो टीम ओमी कालानी से परेशान हैं। किसी का दुकान हड़पा है, किसी का मकान हड़पा है, किसी का फ्लैट हड़पा है, किसी की ज़मीन हड़पी है। मैं लोगों से विनती करता हूं, आप डरो मत, आप सिर्फ मुझे व्हाट्सअप करो या फ़ोन करो, आपकी जानकारी मैं पूरी तरह से अपने आप तक रखूंगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को दूंगा। आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा।
प्रचार में कहीं भी यूज़ नहीं किया जाएगा। आपका मोबाइल नंबर वगैरह सब कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9822660055। आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपके ऊपर कहीं भी अत्याचार हो, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये दायित्व सौंपा है कि मैं इस उल्लासनगर से ऐसे जोर और जुल्म की राजनीति ख़त्म करूं। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल।